हाय एवरीवन, वेलकम टू सेल कॉम्पिटिटिव इंग्लिश लर्निंग। आज का टॉपिक है प्रोनाउन। थोड़ा थोड़ा करके पार्ट्स में डिस्कस करेंगे। तो आज डिस्कस करेंगे प्रोनाउन की डेफिनेशन और उसकी टू टाइप्स, पर्सनल प्रोनाउन एंड पॉसेसिव प्रोनाउन। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है व्हाट इज़ प्रोनाउन। प्रोनाउन मीन्स फॉर अ नाउन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्रोनाउन इज़ अ वर्ड दैट इज़ use in place of a noun। प्रोनाउन वो वर्ड है जो नाउन की जगह पे यूज़ होता है। किस लिए यूज़ होता है? टू अवॉइड रेपिटेशन ऑफ नाउन, बिकॉज रेपिटेशन ऑफ नाउन डिस्टर्ब्स द ब्यूटी ऑफ ए सेंटेंस। अगर हम एक पैराग्राफ में बार बार नाउन को रिपीट करते जाएं तो उससे पैराग्राफ जो है वो बोरिंग लगता है और उसकी ब्यूटी भी ख़राब होती है। इसीलिए नाउन की रेपिटेशन को रोकने के लिए क्या यूज़ करते हैं? प्रोनाउन। ठीक है, डेफिनेशन समझ में आ गई दैट प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज इन प्लेस ऑफ अ नाउन। समझ में आ गई ना डेफिनेशन? चलिए तो फिर मुझे एक सेंटेंस में एरर बताइए कि क्या है। द कैंडिडेट बीइंग अ ग्रेजुएट इज एलिजिबल फॉर द पोस्ट। बताइए इस सेंटेंस में क्या एरर है? बीइंग अ ग्रेजुएट का मतलब क्या है? दैट इज हु इज अ ग्रेजुएट। प्रोनाउन की डेफिनेशन क्या थी कि वो नाउन को रिप्लेस करता है। तो यहाँ पे तो द कैंडिडेट जो है वो पूरे सेंटेंस का सब्जेक्ट है, कहीं पे भी बीच में फुल स्टॉप नहीं आ रहा। दैट्स वाई हमें ही यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। द कैंडिडेट बीइंग अ ग्रेजुएट इज एलिजिबल फॉर द पोस्ट। समझ में आया? क्योंकि कैंडिडेट ही पूरे सेंटेंस का सब्जेक्ट है, इसलिए हमें प्रोनाउन यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। प्रोनाउन की डेफिनेशन क्या है कि वो नाउन को रिप्लेस करता है, ना कि नाउन के साथ आता है। ठीक है, इसीलिए मैंने पूछा था कि डेफिनेशन समझ में आ गई कि वो नाउन को रिप्लेस करेगा, ना कि नाउन के साथ ही यूज़ होगा। जब पूरे सेंटेंस का सब्जेक्ट ही कैंडिडेट है तो मुझे दोबारा से उसके लिए नाउन यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर हमें यहाँ पे ही यूज़ करना ही था तो सेंटेंस होता द कैंडिडेट इज़ अ ग्रेजुएट, फुल स्टॉप, फिर कैपिटल में लिखते ही इज़ एलिजिबल फॉर द पोस्ट। समझ में आया? तब हम उस केस में लिख सकते थे। अब जैसे मैं कह रही थी कि बीइंग अ ग्रेजुएट का मतलब है हु इज़ अ ग्रेजुएट। तो हु क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन। सो द सेम रूल्स अप्लाइज टू रिलेटिव प्रोनाउन एज वेल। ठीक है, तो इसको और डिटेल में डिस्कस करते हैं। इसी सेंटेंस को हम हु से लिखते हैं अब। ठीक है, द कैंडिडेट हु इज़ अ ग्रेजुएट ही इज़ एलिजिबल फॉर द पोस्ट। ठीक है, तो हु क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन को और डिटेल में डिस्कस करेंगे आने वाली वीडियोस में। फिलहाल इतना तो क्लियर है कि हु जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन है, और रिलेटिव प्रोनाउन जो होता है वो कंजंक्शन का काम करता है। तो ये सेंटेंस के इस पार्ट को इस पार्ट से जोड़ रहा है। ठीक है, अब हु का एंटीसीडेंट कौन है? कैंडिडेट। अब एंटीसीडेंट वर्ड को भी डिस्कस कर लेते हैं। एंटीसीडेंट वो वर्ड होता है जो उस वर्ड को मीनिंग देता है, जो उसे रिप्लेस करता है। इसको यहाँ से समझते हैं। हु, अब हु को मीनिंग कौन दे रहा है? हमें कैसे पता लगा कि ये हु किसके लिए यूज हुआ है? कैंडिडेट। ठीक है, कैंडिडेट वर्ड जो है वो हु का एंटीसीडेंट है, क्योंकि हु को मीनिंग जो है वो कैंडिडेट दे रहा है। रूल जो है वो ये है कि रिलेटिव प्रोनाउन का जो एंटीसीडेंट होता है पूरा सेंटेंस आगे का उसके अकॉर्डिंग चलता है। तो उस एंटीसीडेंट के लिए दोबारा से प्रोनाउन यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसीलिए द कैंडिडेट हु इज़ अ ग्रेजुएट इज़ एलिजिबल फॉर द पोस्ट। समझ में आया? तो एंटीसीडेंट से आपको एक बात समझ में आई कि नाउन इज़ एंटीसीडेंट ऑफ प्रोनाउन। एंटीसीडेंट की डेफिनेशन से यही तो क्लियर होता है कि नाउन इज एंटीसीडेंट ऑफ प्रोनाउन। नाउन जो है वो प्रोनाउन का एंटीसीडेंट होता है, क्योंकि प्रोनाउन को मीनिंग कौन देता है? नाउन ही तो देता है। अगर हम कभी कोई सेंटेंस लिखें, राम इज़ माई फ्रेंड, ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट, तो ही को मीनिंग कौन दे रहा है? राम। तो ही का एंटीसीडेंट क्या हुआ? राम। ठीक है, नाउन इज एंटीसीडेंट ऑफ प्रोनाउन, बट नॉट एवरी प्रोनाउन हैज़ एन एंटीसीडेंट। पर हर एक प्रोनाउन का एंटीसीडेंट नहीं होता। जैसे इंडेफिनिट प्रोनाउंस होते हैं वो जनरली विदाउट एंटीसीडेंट यूज़ होते हैं। जैसे एवरीवन हियर लिव्स अ डिसेंट लाइफ।
एवरीवन क्या है, इंडेफिनिट प्रोनाउन, तो इसका एंटीसीडेंट क्या है यहाँ पे, कुछ भी नहीं. सो नाउन इज एंटीसीडेंट ऑफ प्रोनाउन बट नॉट एवरी प्रोनाउन हैज एन एंटीसीडेंट. एट द सेम टाइम अवॉइड यूजिंग पर्सनल प्रोनाउंस विदाउट एन एंटीसीडेंट. हर एक प्रोनाउन का एंटीसीडेंट नहीं होता, पर फिर भी पर्सनल प्रोनाउंस को अवॉइड करना है यूजिंग विदाउट एंटीसीडेंट. ये चीज़ तो हमने अभी पैराजम्बल्स वाली वीडियो में भी डिस्कस की थी कि पहले नाउन आएगा फिर ही प्रोनाउन आएगा, क्योंकि प्रोनाउन की डेफिनेशन है दैट इट रिप्लेसेस नाउन. सपोज हम ऐसे लिख रहे हैं रोल ऑफ भगत सिंह इन इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, तो पहले भगत सिंह नाम आएगा, उसके बाद ही उनके लिए ही यूज़ करेंगे हम. ठीक है, जैसे अब मैं बोलूँ दे से दैट ईटिंग बीफ इज़ नॉट गुड. हु से, काउस या फिर हिंदूज? क्लियर नहीं हो रहा, इसलिए अवॉइड यूजिंग पर्सनल प्रोनाउंस विदाउट एन एंटीसीडेंट. ठीक है, यहाँ पे क्लियर होना चाहिए हु से. ठीक है, चलिए आगे चलते हैं. अभी हमने एक रूल डिस्कस किया डेफिनेशन के बेसिस पर ही कि अगर नाउन ही पूरे सेंटेंस का सब्जेक्ट है तो फिर उसके लिए उसी सेंटेंस में प्रोनाउन यूज़ नहीं करना, क्योंकि प्रोनाउन नाउन को रिप्लेस करता है, ना कि उसके साथ आता है. तो यही रूल रिलेटिव प्रोनाउन पे अप्लाई होता है कि रिलेटिव प्रोनाउन का जो एंटीसीडेंट होता है तो पूरा आगे का सेंटेंस जो है वो उसके अकॉर्डिंग चलता है, तो इसलिए उसके लिए दोबारा से कोई प्रोनाउन यूज़ नहीं करना. ठीक है, तो फिर मैं अब एक सेंटेंस लिखती हूँ, जैसे आई एम नॉट वन ऑफ दोज हु ट्रस्ट एवरी वन हुम दे मीट. ठीक है, तो यहाँ पर अगेन रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ हुआ है हु, तो इसका एंटीसीडेंट कौन है, दोस. हु को मीनिंग कौन दे रहा है, दोस. मेरा आगे का पूरा सेंटेंस भी किसके अकॉर्डिंग चलेगा, दोस. इसीलिए यहाँ पर क्या आ रहा है, दे. पर दे क्यों आ रहा है, क्योंकि अभी तो हम डिस्कस करके आए थे कि आगे का पूरा सेंटेंस जो है उस एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग चलता है और उसके लिए दोबारा कोई प्रोनाउन नहीं यूज़ करना. पर इस सेंटेंस में क्यों आ रहा है, इस सेंटेंस में इसलिए आ रहा है क्योंकि आगे वर्ब लगी है मीट. मीट का एक्शन कौन परफॉर्म कर रहा है, यही एंटीसीडेंट. ठीक है, एक्शन परफॉर्म करने के लिए वर्ब से पहले कौन सी फॉर्म आएगी, सब्जेक्टिव फॉर्म. दैट्स वाई यहाँ पे क्या आ रहा है, दे, क्योंकि दोज मीट नहीं हो सकता ना, मीट का एक्शन यही तो परफॉर्म कर रहे हैं, इसीलिए हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, सब्जेक्टिव फॉर्म, दे मीट. क्लियर है, तो अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस वाइजली यूज़ करना है. ठीक है, अब जैसे मैं एक सेंटेंस लिखूँ, दिस इज़ द पेन विच आई लॉस्ट इट येस्टरडे. तो यहाँ पर विच क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन. ठीक है, इसका एंटीसीडेंट क्या है, पेन. तो मैंने अभी क्या समझाया था कि रिलेटिव प्रोनाउन का जो एंटीसीडेंट होता है उसके लिए आगे कोई प्रोनाउन यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है. तो यहाँ पे इट नहीं आना, क्यों, क्योंकि जो एंटीसीडेंट है वो ही पूरे सेंटेंस के लिए काम कर रहा है, और यहाँ पर जो लॉस्ट का एक्शन है वो इट नहीं परफॉर्म कर रहा, वो आई परफॉर्म कर रहा है. तो ऐसे में हमें पेन के लिए कोई प्रोनाउन लगाने की ज़रूरत ही नहीं है. तो क्लियर हो गया आपको, यहाँ पे इट इसलिए नहीं यूज़ करना क्योंकि लॉस का एक्शन जो है वो इट नहीं परफॉर्म कर रहा, और वहाँ पे हम इसलिए यूज़ कर रहे थे क्योंकि मीट का एक्शन जो है वो दे परफॉर्म कर रहे हैं. ठीक है, तो सब्जेक्टिव फॉर्म आएगी. क्लियर है, तो सेंटेंस पढ़ के वाइजली यूज़ करना है, और ये पॉइंट माइंड में रखना है कि प्रोनाउन रिप्लेसेस नाउन, इसीलिए नाउन के साथ ही प्रोनाउन को यूज़ नहीं करना है अगर नाउन ही सेंटेंस का सब्जेक्ट है. ठीक है, और रिलेटिव प्रोनाउन के एंटीसीडेंट के लिए प्रोनाउन यूज़ नहीं करना जब तक सेंटेंस में आगे फर्दर कोई और वर्ब ना आ रही हो, कोई एक्शन ना आ रहा हो जिसे वो परफॉर्म कर रहा हो. क्लियर है, चलिए आगे चलते हैं. आगे डिस्कस करते हैं प्रोनाउन की टाइप्स. प्रोनाउन की फर्स्ट टाइप है पर्सनल प्रोनाउन. पर्सनल प्रोनाउन रेफर्स टू पर्सन्स, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन. फर्स्ट पर्सन कौन होता है, स्पीकर, यानी कि द पर्सन स्पीकिंग. सेकंड पर्सन कौन होता है, लिसनर, यानी कि ऑडियंस, यानी द पर्सन स्पोकन टू, जिससे बात हो रही है. थर्ड पर्सन अबाउट हुम इज स्पोकन, यानी कि जिसके बारे में बात हो रही है, यानी द पर्सन स्पोकन ऑफ.
फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन तो सिंपल ही है, आपको पता ही होगा कि फर्स्ट पर्सन द पर्सन स्पीकिंग, जो बोल रहा है, एंड द सेकंड पर्सन जिससे बोला जा रहा है, एंड द थर्ड पर्सन जिसके बारे में बोला जा रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन की सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव फॉर्म्स होती हैं, आगे फर्दर पॉजेसिव फॉर्म होती है। ठीक है, इसको एक एक करके डिस्कस करते हैं। अब सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव में डिफरेंस क्या है? सब्जेक्टिव को नॉमिनेटिव फॉर्म भी बोलते हैं, सिमिलरली ऑब्जेक्टिव को एक्यूजेटिव फॉर्म भी बोलते हैं। अब जैसे सेंटेंस है आई टीच हर, सिमिलरली अगर इसको हम पैसिव में लिखें शी इज टॉट बाय मी, तो ये वर्ब है, ये वर्ब है। वर्ब से पहले कौन सी फॉर्म होगी? सब्जेक्टिव, यानी कि नॉमिनेटिव। तो ये भी क्या है? सब्जेक्टिव नॉमिनेटिव। वर्ब के बाद में कौन सी फॉर्म होगी? ऑब्जेक्टिव, यानी कि एक्यूजेटिव। वर्ब के बाद में यानी कि ऑब्जेक्टिव और एक्यूजेटिव। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव का डिफरेंस समझ में आया? अगर वर्ब से पहले यूज़ कर रहे हैं तो सब्जेक्टिव फॉर्म आएगी, अगर वर्ब के बाद में यूज़ कर रहे हैं तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म आएगी। तो यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं आगे फर्दर कि पॉजेसिव क्या होता है। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन की जैसे सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव फॉर्म होती है, वैसे ही पॉजेसिव फॉर्म भी होती है। पॉजेसिव एडजेक्टिव भी होता है, पॉजेसिव प्रोनाउन भी होता है। इसको डिस्कस करते हैं। पहले डिस्कस करते हैं कि पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, फिर डिस्कस करेंगे कि पॉजेसिव प्रोनाउन और एडजेक्टिव में डिफरेंस क्या है। वैसे ये डिफरेंस मैंने पिछली कई वीडियोस में डिस्कस कर रखा है ऑलरेडी, पर जब अब प्रोनाउन टॉपिक को डिटेल में कर रहे हैं तो यहाँ एक बार फिर से डिस्कस करेंगे। चलिए, पॉजेसिव प्रोनाउन। पॉजेसिव प्रोनाउन इंडिकेट्स पोसेशन और ऑनरशिप। पॉजेसिव प्रोनाउन जो है वो पोसेशन या ऑनरशिप को इंडिकेट करता है। अब डिस्कस करते हैं कि पॉजेसिव प्रोनाउन और पॉजेसिव एडजेक्टिव में डिफरेंस क्या है। इंडिकेट दोनों ही पोसेशन और ऑनरशिप को ही करते हैं। ठीक है, अब जैसे मैं सेंटेंस लिखूं, दिस इज योर बुक, दैट इज माइन। अब यहाँ पे योर और माइन इतना तो क्लियर हो रहा है कि पोसेशन को इंडिकेट कर रहे हैं, ऑनरशिप को इंडिकेट कर रहे हैं। ठीक है, किसकी पोसेशन? बुक की पोसेशन। ठीक है, एक नाउन के साथ आ रहा है और एक नाउन के साथ नहीं आ रहा, तो एक इनमें से पॉजेसिव एडजेक्टिव है, एक पॉजेसिव प्रोनाउन है। ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है और ये पॉजेसिव प्रोनाउन है। तो यहाँ से क्या क्लियर होता है? दैट पॉजेसिव एडजेक्टिव इज यूज विथ नाउन। पॉजेसिव एडजेक्टिव जो है वो नाउन के साथ यूज होता है। ठीक है, एडजेक्टिव है तो नाउन को क्वालिफाई करेगा। ठीक है, नाउन से पहले आता है। ठीक है, but possessive pronoun is not used with noun. possessive pronoun जो है वो noun के साथ नहीं आता, उसके साथ में noun यूज नहीं होता। क्लियर है? चलिए अब एक बार फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन का पूरा चार्ट देख लेते हैं, उसके बाद आगे फर्दर डिस्कस करेंगे। इधर है नॉमिनेटिव यानी कि सब्जेक्टिव फॉर्म, इधर है ऑब्जेक्टिव यानी कि एक्यूजेटिव फॉर्म। आगे पॉजेसिव जैसे हमने डिस्कस किया ही कि टू टाइप्स में डिवाइडेड है, एडजेक्टिव, प्रोनाउन। ठीक है, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर क्या होता है? आई। आई नॉमिनेटिव फॉर्म है, इसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म है मी, पॉजेसिव एडजेक्टिव है माई, और सिमिलरली पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होगा? माइन। जैसे हम अभी डिस्कस करके आए थे सेंटेंस, दिस इज योर बुक एंड दैट इज माइन। ठीक है, तो माइन जो है वो विदाउट नाउन यूज हो रहा था, इसलिए क्या है? पॉजेसिव प्रोनाउन। सिमिलरली फर्स्ट पर्सन प्लूरल क्या है? सब्जेक्टिव में वी, ऑब्जेक्टिव में अस। ठीक है, पॉजेसिव एडजेक्टिव आर एंड पॉजेसिव प्रोनाउन आर्स। नेक्स्ट, सेकंड पर्सन सिंगुलर प्लूरल दोनों ही यू है, और यू की ऑब्जेक्टिव फॉर्म भी क्या है? यू, और पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या है? योर, और योर्स क्या है? पॉजेसिव प्रोनाउन। नेक्स्ट, थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन आगे सिंगुलर में 3 टाइप्स में है, मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूटर। मैस्कुलिन ही, ऑब्जेक्टिव फॉर्म हिम। ठीक है, आगे फर्दर पॉजेसिव एडजेक्टिव जो है हिज एंड पॉजेसिव प्रोनाउन भी हिज। ठीक है, फेमिनिन शी, ऑब्जेक्टिव हर, पॉजेसिव में हर एंड हर्स। हर्स क्या है? प्रोनाउन, एंड हर क्या है? एडजेक्टिव। नेक्स्ट देखिए, न्यूटर, इट। इट की ऑब्जेक्टिव फॉर्म भी क्या है? इट, पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या है? इट्स। इट का पॉजेसिव प्रोनाउन कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए प्लूरल में थर्ड पर्सन क्या है? दे, ऑब्जेक्टिव फॉर्म देम,
पोजेसिव देयर एंड देयर्स, ठीक है। देयर पोजेसिव एडजेक्टिव, देयर्स पोजेसिव प्रोनाउन। तो आपको चार्ट क्लियर हुआ। तो इस चार्ट से कौन कौन से पॉइंट समझ में आते हैं? सबसे पहला पॉइंट तो कि इट वैसे तो थिंग को डिनोट करता है, फिर भी क्या कहलाता है? पर्सनल प्रोनाउन ऑफ थर्ड पर्सन। सेकेंड पॉइंट की possessive adjectives are sometimes called pronominal adjectives because they are formed from pronoun. possessive adjectives जो हैं वो pronoun से ही तो बने हैं, इसलिए possessive adjectives को pronominal adjectives भी बोलते हैं। क्लियर है? थर्ड पॉइंट, पर्सनल प्रोनाउन ऑफ थर्ड पर्सन आर इन सम वे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। क्योंकि थर्ड पर्सन का मतलब क्या है? द पर्सन स्पोकन ऑफ, जिसके बारे में बात हो रही है, ठीक है। और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में भी हम किसी चीज़ या पर्सन के बारे में बात करते हैं, ठीक है। दिस, दैट, दीज, दोज। जो दिस है वो पास की चीज़ को इंडिकेट करता है और दैट जो है वो दूर की चीज़ को इंडिकेट करता है, उसमें भी हम किसी थर्ड पर्सन एंड थिंग की बात करते हैं। तो पर्सनल प्रोनाउन ऑफ थर्ड पर्सन में भी हम किसी पर्सन या थिंग के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से पर्सनल प्रोनाउन ऑफ थर्ड पर्सन आर इन सम वे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट क्या समझ में आता है कि ही के लिए पॉजेसिव एडजेक्टिव भी हिज है और पॉजेसिव प्रोनाउन भी हिज है, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट क्या समझ में आ रहा है कि इट के लिए पॉजेसिव एडजेक्टिव इट्स है और पॉजेसिव प्रोनाउन कुछ नहीं है, ठीक है। यहीं पे एक चीज़ और नोटिस कर लीजिए कि मोस्ट ऑफ द पॉजेसिव प्रोनाउंस जैसे आर्स, योर्स, हर्स, देयर्स के साथ एस आ रहा है पीछे, ठीक है। तो इनके साथ में एपोस्ट्रोफी लगाने की मिस्टेक नहीं करनी। यही चीज़ मैंने नाउन इन द केस वीडियो में भी डिस्कस की थी कि ये ऑलरेडी पॉजेसिव है, ठीक है। तो इनके साथ पोसेशन इंडिकेट करने के लिए एपोस्ट्रोफी एस यूज़ नहीं करना। एपोस्ट्रोफी एस हम किस लिए यूज़ करते हैं? पोसेशन इंडिकेट करने के लिए। ये तो ऑलरेडी पॉजेसिव है, तो इस तरह से नहीं लिखना कि योर्स सिंसियरली। लेटर्स के एंड में जब लिखते हैं तो इस तरह से योर्स नहीं लिखना है, ठीक है। एपोस्ट्रोफी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी पॉजेसिव है। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। आगे हमने अब डिफरेंस तो डिस्कस कर ही लिया पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउन में। तो मुझे ज़रा इन कुछ सेंटेंसेस में एरर बताइएगा। तो आर यहाँ पे पोसेशन को इंडिकेट कर रहा है। आर इज़ अ पॉपुलस कंट्री, ठीक है। पोसेशन को तो इंडिकेट कर रहा है पर लेकिन नाउन के साथ नहीं आ रहा, इसलिए पॉजेसिव प्रोनाउन आएगा, ठीक है। और वी का पॉजेसिव प्रोनाउन क्या है? आर्स, इसलिए यहाँ क्या आ रहा है? आर्स, ठीक है। दैट आइडिया ऑफ योर इज़ एक्सीलेंट। यहाँ पर भी पोसेशन तो इंडिकेट हो रहा है पर लेकिन यहाँ पे भी नाउन नहीं है, इसलिए क्या आएगा? दैट आइडिया ऑफ योर्स इज़ एक्सीलेंट। नेक्स्ट, एवरी कंट्री हैज़ इट्स ट्रेडिशन। सेंटेंस ठीक है पर इट्स नाउन के साथ आ रहा है, ठीक है। तो क्या है? पॉजेसिव एडजेक्टिव। इट का पॉजेसिव प्रोनाउन नहीं होता, इट्स जो है वो पॉजेसिव एडजेक्टिव है। क्लियर हुआ इतना? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, पॉजेसिव एडजेक्टिव एंड पॉजेसिव प्रोनाउन के बारे में ही और डिस्कस करते हैं। तो जो पॉजेसिव प्रोनाउन है वो किसी वर्ब की सब्जेक्ट की तरह भी यूज़ हो सकता है, ऑब्जेक्ट की तरह भी, और किसी प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट की तरह भी। जैसे मैं लिखूँ तो फर्स्ट सेंटेंस देखिए, योर्स इज़ अ ब्यूटीफुल हाउस। तो यहाँ पे ये जो योर्स है, एक तो ये पॉजेसिव प्रोनाउन है क्योंकि नाउन के साथ यूज़ नहीं हो रहा, ठीक है। क्या कह रहे हैं वैसे? योर हाउस इज़ अ ब्यूटीफुल हाउस, ठीक है। मतलब इसका ये है, पर ये विदाउट नाउन है, दैट्स वाई पॉजेसिव प्रोनाउन है। और दूसरा किसका सब्जेक्ट है? वर्ब का। वर्ब से पहले आ रहा है तो एज सब्जेक्ट यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो एज सब्जेक्ट ऑफ वर्ब। नेक्स्ट, योर हैंड राइटिंग इज़ बेटर देन माइन। तो यहाँ पर माइन कैसे है? पोजेशन को तो इंडिकेट कर रहा है पर विदाउट नाउन है, पॉजेसिव प्रोनाउन है, और कैसे यूज़ हो रहा है? एज ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, प्लीज सेव हिज लाइफ एंड हर्स। तो यहाँ पे हर्स क्या है? पॉजेसिव प्रोनाउन, ठीक है। किसका ऑब्जेक्ट है? सेव वर्ब का, वर्ब के बाद में आ रहा है, तो यहाँ पे कैसे यूज़ हो रहा है? एज ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब।
क्लियर है? तो यही तो यहाँ पे हमने पॉइंट डिस्कस किया कि पॉजेसिव प्रोनाउन कैन बी यूज्ड एज सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब एंड ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रपोजिशन। यानी कि पॉजेसिव प्रोनाउन जो है वो वर्ब से पहले भी आ सकता है, वर्ब के बाद में भी आ सकता है और किसी प्रपोजिशन के बाद में भी आ सकता है। क्लियर है? चलिए आगे डिस्कस करते हैं। आगे है कि पॉजेसिव प्रोनाउन इज यूज्ड एज सब्जेक्ट ऑफ इन्फिनेटिव इन केस ऑफ पोसेशन। किसी सेंटेंस में इन्फिनेटिव आ रहा है और वहाँ पे आपको पोसेशन भी इंडिकेट करना है, तो ऐसे में वहाँ पर पॉजेसिव प्रोनाउन यूज़ होगा, पॉजेसिव एडजेक्टिव नहीं यूज़ होगा। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। इस सेंटेंस को पढ़िए। मिसेस शर्मा अलाउड हर चिल्ड्रन टू गो टू पिकनिक बट मिसेस सिंह डिडंट अलाउ हर्स टू गो। यहाँ पर हर आ रहा है, पॉजेसिव एडजेक्टिव आ रहा है क्योंकि साथ में नाउन है चिल्ड्रन, पर यहाँ पे नाउन नहीं है और इन्फिनेटिव यूज़ हुआ है टू गो। तो अगर हमें पोसेशन इंडिकेट करनी है और इन्फिनेटिव यूज़ हुआ है तो उस इन्फिनेटिव का सब्जेक्ट क्या होगा? पॉजेसिव प्रोनाउन। यहाँ पे हर्ष आएगा। क्लियर है? क्योंकि नाउन नहीं है अब यहाँ पे। आप नोटिस करना कि इन्फिनेटिव का एज सब्जेक्ट भी एज ऑब्जेक्ट भी अगर हम प्रोनाउन यूज़ करते हैं तो वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होता है। ये आगे हम रूल्स में भी पढ़ेंगे, पर यहाँ पर पोसेशन इंडिकेट हो रहा है इसलिए ऑब्जेक्टिव फॉर्म ना आके क्या आ रहा है? पॉजेसिव प्रोनाउन आ रहा है। ठीक है? क्योंकि अगर हम यहाँ पे लिख देंगे कि डिडंट अलाउ हर व्हाट, पोसेशन इंडिकेट करेंगे ना कि उसने अपने बच्चों को नहीं अलाउ किया, तो अपने बच्चे यानी कि पोसेशन इंडिकेट करने के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा यहाँ पे? हर्स। ठीक है? हर क्यों नहीं लगा रहे? क्योंकि वहाँ पर चिल्ड्रन नाउन आ रहा था, यहाँ पर चिल्ड्रन नाउन नहीं है। क्लियर है? दैट्स वाई हम यहाँ पे पॉजेसिव प्रोनाउन यूज़ कर रहे हैं। तो आपको क्लियर हुआ कि पॉजेसिव प्रोनाउन इज यूज एज सब्जेक्ट ऑफ इन्फिनेटिव इन केस ऑफ पोसेशन। सेंटेंस में इन्फिनेटिव आ रहा है, ठीक है, और आपको पोसेशन इंडिकेट करना है, तो ऐसे में उस इन्फिनेटिव का सब्जेक्ट कौन होगा? पॉजेसिव प्रोनाउन। तो आप बोलेंगे कि ऊपर भी तो इन्फिनेटिव आ रहा था टू गो, तो वहाँ तो पॉजेसिव एडजेक्टिव आ रहा है, पॉजेसिव प्रोनाउन नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ पर इस इन्फिनेटिव का सब्जेक्ट क्या है? चिल्ड्रन। ठीक है, पर यहाँ पर इस इन्फिनेटिव का सब्जेक्ट क्या है? पॉजेसिव प्रोनाउन। समझ में आया? चलिए आगे चलते हैं। अभी हमने डिस्कस किया कि पॉजेसिव प्रोनाउन इज यूज्ड एज सब्जेक्ट ऑफ इन्फिनेटिव इन केस ऑफ पोसेशन। अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि पॉजेसिव एडजेक्टिव इज यूज्ड एज सब्जेक्ट ऑफ जेरेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार क्वेश्चन आ जाता है इस पर, इसको ध्यान से समझना। ठीक है? अब जैसे मैं एक सेंटेंस लिखूँ तो इसमें क्या कह रहे हैं कि वो एग्ज़ाम में अपना अच्छा कर पाने को लेकर श्योर नहीं था। ठीक है? ही वॉज नॉट श्योर ऑफ हिम या हिज। अब हमें डिसाइड करना है कि हिम आएगा या हिज आएगा। ठीक है? तो इसके लिए ज़रूरी है कि हमें पता होना चाहिए कि डूइंग क्या है, डूइंग जेरेंट है या पार्टिसिपल है। तो यहाँ पे डूइंग क्या है? डूइंग जेरेंट है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको कई बार समझाया है कि जेरेंट की जो हिंदी होती है वो ना में होती है, करना, जैसे अच्छा करना, करना, दौड़ना, खेलना, खाना, पीना। ठीक है? इस तरह से ना में एंडिंग होगी। ठीक है? और जो पार्टिसिपल होता है उसकी एंडिंग होती है हुए में, जैसे करते हुए, ठीक है, ढूंढते हुए, दौड़ते हुए, जागते हुए, इंजॉय करते हुए, होते हुए, इस तरह से पार्टिसिपल की एंडिंग होती है। पार्टिसिपल में वर्ब और एडजेक्टिव दोनों के ट्रेड्स होते हैं। यहाँ पे ये एज एडजेक्टिव काम नहीं कर रहा और इसका एक्शन भी नहीं परफॉर्म हो रहा है। ठीक है? तो ये एज नाउन काम कर रहा है क्योंकि हम जस्ट उसकी बात कर रहे हैं, तो ये जेरेंट है। ठीक है? तो जेरेंट है तो इसलिए पॉजेसिव एडजेक्टिव आना है, इसलिए क्या आना है? हिज। पर हमें पार्टिसिपल और जेरेंट में डिफरेंस करना आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तभी हम डिसाइड कर पाएंगे कि पॉजेसिव एडजेक्टिव आएगा या प्रोनाउन की ऑब्जेक्टिव फॉर्म आएगी। ऐसा क्यों? क्योंकि दोनों ही सेंटेंसेस ठीक है। आप बोलेंगे कैसे? क्योंकि अभी तो डिस्कस करके आए हैं कि जेरेंट से पहले पॉजेसिव एडजेक्टिव यूज़ होता है तो माई आना चाहिए, मी तो आना ही नहीं चाहिए। यस, जेरेंट से पहले पॉजेसिव एडजेक्टिव यूज़ होता है, तो यहाँ पे पॉजेसिव एडजेक्टिव यूज़ हो रहा है क्योंकि ये जेरेंट है, पर ये जेरेंट है ही नहीं, ये पार्टिसिपल है। दिस वन इज पार्टिसिपल एंड दिस वन इज जेरेंट। इसीलिए ज़रूरी है कि जेरेंट और पार्टिसिपल को पहचानना आना चाहिए।
ठीक है। gerund first from the verb plus ing working as noun, participle first from the verb plus ing working as verb at the same time having traits of adjective। ठीक है, ये तो है डेफिनेशन। अब हम पहचाने कैसे। अभी मैंने बोला कि हिंदी में gerund की एंडिंग ना में होती है, तो इस सेंटेंस का मीनिंग है कि क्या तुम्हें मेरा पेंटिंग करना पसंद है, करना। ठीक है, तो यहाँ पर ये gerund है, दैट्स वाई क्या आ रहा है, माई। नीचे है डू यू लाइक मी पेंटिंग, इसमें है कि क्या तुम्हें मैं पेंटिंग करते हुए पसंद हूँ, मतलब कि मैं अभी पेंटिंग कर रही हूँ तो मैं क्या इसको कंटिन्यू रखूँ या तुम बोर हो रहे हो तो मैं बंद कर दूँ। डू यू लाइक मी पेंटिंग, तो यहाँ पे पेंटिंग करते हुए में एंडिंग हो रही है, यानी कि पेंटिंग का भी एक्शन परफॉर्म हो रहा है, सेकेंड एक्शन है, ऑल्दो द मेन एक्शन इज लाइक। ठीक है, तो पेंटिंग एज वर्ब एट द सेम टाइम मी को क्वालिफाई करने की वजह से, मी के बारे में और इन्फॉर्मेशन देने की वजह से एज एडजेक्टिव भी काम कर रहा है, दैट्स वाई पेंटिंग यहाँ पे क्या है, पार्टिसिपल। समझ में आया, इसीलिए ऑब्जेक्टिव फॉर्म आ रही है। ठीक है, तो जब तक आप पहचानेंगे नहीं तब तक क्लियर नहीं हो पाएगा कि पॉजिटिव एडजेक्टिव आएगा या प्रोनाउन की ऑब्जेक्टिव फॉर्म आएगी। इसके लिए जेरेंट और पार्टिसिपल का डिफरेंस क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप हिंदी में डिफरेंस समझ जाएंगे कि जेरेंट की एंडिंग ना में होती है, ठीक है, जैसे करना, ठीक है, और पार्टिसिपल की एंडिंग हुए में होती है, जैसे करते हुए, तो आप कभी मिस्टेक नहीं करेंगे। ठीक है, तो आपको क्लियर हुआ कि यहाँ पे ऊपर जेरेंट था इसलिए पॉजिटिव एडजेक्टिव आ रहा था, नीचे जेरेंट नहीं था, पार्टिसिपल था, इसीलिए प्रोनाउन की ऑब्जेक्टिव फॉर्म आ रही है। क्लियर है। अब देखिए मैं एक सेंटेंस लिखती हूँ, यहाँ पे वेयरिंग आ रहा है, यहाँ पे भी वेयरिंग आ रहा है। अब मुझे बताओ कहाँ पे जेरेंट है, कहाँ पे पार्टिसिपल है। देखो अब देखते हैं इसका हिंदी में क्या है, ना है या हुए है। योर वेयरिंग माई ड्रेस इज आउटरीजियस, ठीक है, तुम्हारा मेरी ड्रेस पहनना अनअक्सेप्टेबल है, पहनना ना में एंडिंग हो रही है। ठीक है, दैट्स वाई ये जेरेंट है। यहाँ पे ड्रेस पहनी तो नहीं है ना, सिर्फ बात हो रही है, यानी कि एज नाउन काम कर रहा है, दैट्स वाई क्या है, जेरेंट। इसीलिए क्या यूज़ हो रहा है, पॉजिटिव एडजेक्टिव। अब इधर देखिए, हेयर इज़ अ फोटो ऑफ यू वेयरिंग माई ड्रेस। एक फ़ोटो है जिसमें तुम मेरी ड्रेस पहने हुए हो, पहने हुए। ठीक है, तो यानी कि वेयरिंग का भी एक्शन परफॉर्म हुआ है और यू को और ज़्यादा डिफाइन कर रहा है। ठीक है, तो यू के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, यानी एज एडजेक्टिव भी काम कर रहा है, और एंडिंग किस में हो रही है, हुए, पहने हुए। ठीक है, दैट्स वाई कैसे काम कर रहा है, पार्टिसिपल, इसीलिए क्या आ रहा है, प्रोनाउन की ऑब्जेक्टिव फॉर्म। क्लियर है। तो अगर आप हिंदी वाला डिफरेंस याद रखेंगे तो कभी मिस्टेक नहीं करेंगे। क्लियर है। तो आप इस चीज़ को ऐसे भी समझ सकते हैं, व्हेन यू वांट टू पुट एम्फेसाइज ऑन हु, जब आपको एम्फेसिस किस पे करना है, हु पे। जैसे यहाँ पर हमारा एम्फेसिस किस पे है, यू पे, इसीलिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं, विदाउट पॉजिटिव, यानी कि एज पार्टिसिपल। ठीक है, और यहाँ पे हमारा एम्फेसिस किस पे है, यू पे ना होके उसके एक्शन वेयरिंग पे, पहनना। ठीक है, जब हमारा फोकस हु पे हो तो हम क्या यूज़ करेंगे, विदाउट पॉजिटिव, यानी कि पार्टिसिपल। जब हमारा फोकस हु पे ना हो के हु के एक्शन पर है, तब हम क्या यूज़ करेंगे, पॉजिटिव एडजेक्टिव, क्योंकि वहाँ पर वो जेरेंट है। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा ये रूल और जेरेंट और पार्टिसिपल का डिफरेंस। तो चलिए जल्दी से मुझे आगे की 2 क्वेश्चंस का आंसर करिए। शी डजेंट अप्रूव ऑफ यू या योर वियरिंग हर ड्रेस, वो अप्रूव नहीं करती तुम्हारा उसकी ड्रेस पहनना, ना में एंडिंग जेरेंट है, दैट्स वाई क्या आएगा, योर। क्लियर है। पहनते हुए तो नहीं कहीं मीनिंग इसका। नेक्स्ट, शी अप्रिशिएटेड देयर बाइंग हर अ न्यू कार, देयर आएगा या देम आएगा, क्या आएगा, देयर। ठीक है, यहाँ पे शी अप्रिशिएटेड देयर बाइंग, उसने अप्रिशिएट किया उनका उसके लिए नई कार खरीदना, ना में एंडिंग है फिर, इसलिए पॉजिटिव एडजेक्टिव देयर। ठीक है, आगे देखिए, योर लव ऑफ ग्रामर हैज़ नथिंग टू डू विद योर या यू बीइंग अ स्क्वायर, तुम्हारा ग्रामर के लिए प्यार का कोई लेना देना नहीं है, तुम्हारे
बोरिंग और ओल्ड फैशन्ड होने से, ठीक है। अ स्क्वेयर एक स्लैंग की तरह यूज़ होता है जिसका मतलब होता है ओल्ड फैशन्ड और बोरिंग, ठीक है। तो तुम्हारे ओल्ड फैशन्ड और बोरिंग होते हुए तो मीनिंग नहीं है ना, होने से है, ठीक है। यानी कि अगेन होना, ना में एंडिंग हो रही है, यानी कि ये क्या है फिर, जिरेंट है। बीइंग कैसे यूज़ हुआ है यहाँ एज जिरेंट, इसीलिए क्या आएगा, योर। क्लियर है। तीनों ही उसी रूल से कनेक्टेड थे, तीनों में ही जिरेंट था, इसीलिए तीनों के आगे आगे पॉजेसिव एडजेक्टिव यूज़ हो रहा था। क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है सेपरेशन, लीव, एक्सक्यूज़, रिपोर्ट, पार्डन, फेवर, साइट, मेंशन। ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनके साथ में पॉजेसिव केस यूज़ नहीं करना, क्योंकि इससे जो मीनिंग है वो सही निकल के नहीं आता, मीनिंग टोटली इनकरेक्ट हो जाता है, इसलिए इन वर्ड्स के साथ में पॉजेसिव केस यूज़ नहीं करना। इसको एग्जाम्पल्स की हेल्प से समझते हैं कैसे मीनिंग गलत हो जाता है। जैसे फर्स्ट सेंटेंस है, योर सेपरेशन इज़ वेरी पेनफुल टू मी। हमने कहना क्या है इस सेंटेंस में कि तुमसे सेपरेशन जो है वो मेरे लिए पेनफुल है, पर अगर हम योर सेपरेशन लिख रहे हैं तो उसका मतलब है कि उसका सेपरेशन, कि जैसे उसको सेपरेट किया जा रहा हो, ठीक है। तो योर सेपरेशन नहीं आएगा, क्या आएगा, सेपरेशन फ्रॉम यू इज़ वेरी पेनफुल टू मी। नेक्स्ट देखिए, आई नीड योर फेवर। तो योर फेवर ऐसा सजेस्ट करता है कि कोई फेवर, कोई ऑब्जेक्ट है जो उसने उठा के देना है, आई नीड योर फेवर, ठीक है। इसीलिए हम यहाँ पे कैसे यूज़ करेंगे, आई नीड फेवर ऑफ यू या फ्रॉम यू। आई बेग योर पार्डन, सेम केस है फेवर वाला, जैसे पार्डन कोई स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट हो जो उसने देना हो, नहीं तो क्या बोलेंगे, आई बेग पार्डन फ्रॉम यू। नेक्स्ट देखिए, एट हिज साइड द रॉबर्स फ्लेड अवे। क्या कहना है हमने कि उसको देखकर रॉबर्स भाग गए, तो एट हिज साइड उसको देखकर सजेस्ट नहीं कर रहा, ये सजेस्ट कर रहा है उसकी साइट पर भाग गए, उसकी साइट पर नहीं, उसको देखकर, एट द साइट ऑफ हिम। नेक्स्ट, शी मेड योर मेंशन। हमने क्या कहना है कि उसने तुम्हारा जिक्र किया, है ना। शी मेड योर मेंशन तो है कि उसने उसका मेंशन बनाया, ठीक है। तो मीनिंग टोटली इनकरेक्ट है, इसलिए कैसे बनाएंगे, शी डिड मेक मेंशन ऑफ यू। क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट, इट के यूज़ को समझते हैं। सबसे पहले तो इट किस लिए यूज़ होता है, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, कंट्री के लिए। व कंट्री के लिए पर्सोनिफिकेशन के केस में हम क्या यूज़ करते हैं, फेमिनिन प्रोनाउन, ठीक है। और कुछ कंट्रीज़ के नाम हैं जिनके साथ हम क्या यूज़ करते हैं, मैस्कुलिन प्रोनाउन, ठीक है। लोअर एनिमल्स के साथ हम इट यूज़ करते हैं, वो पेट्स और लार्जर एनिमल्स के साथ हम अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट मैस्कुलिन और फेमिनिन प्रोनाउन यूज़ करते हैं, ठीक है। बेबी, इन्फेंट और चाइल्ड के केस में अगर जेंडर स्पेसिफाइड नहीं है तो हम इट यूज़ करते हैं। इस चीज़ को मैंने बहुत डिटेल में डिस्कस किया है नाउन एंड द जेंडर वीडियो में, वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस टाइम, वेदर, टेम्परेचर, डिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पे हम टाइम मेंशन कर रहे हैं, यहाँ पे टेम्परेचर, यहाँ पे वेदर और यहाँ पे डिस्टेंस, ठीक है। जब हम इट को इस तरह से यूज़ करते हैं, इट इज़ कॉल्ड एज एम्प्टी इट। वाई, बिकॉज हेयर इट हैज़ नो मीनिंग। यहाँ पे इट का कोई मीनिंग नहीं है, इसीलिए इस तरह से जब हम यूज़ करते हैं तो इट इज़ कंसिडर्ड एज एम्प्टी इट। क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। इट जो है एज सब्जेक्ट यूज़ होता है और वर्ब बी टू पुट व्हाट एम्फेसिस ऑन नाउन और प्रोनाउन। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे इट वॉज ही या सौरभ हु हेल्प्ड यू येस्टरडे, ठीक है। अब यहाँ पर इट यूज़ किया है एज सब्जेक्ट ऑफ वर्ब, वॉज क्या है, बी की फॉर्म, ठीक है। किस लिए यूज़ किया है, चाहे नाउन यूज़ करूँ चाहे प्रोनाउन यूज़ करूँ, किस लिए, उस नाउन या प्रोनाउन पे एम्फेसिस डालने के लिए कि वो सौरभ था, कि वो ही था जिसने तुम्हारी कल मदद की। तो यहाँ पे ही या सौरभ यानी नाउन या प्रोनाउन पे एम्फेसिस डालने के लिए, जोर डालने के लिए हम इट को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे ही क्यों आ रहा है, हिम क्यों नहीं आ रहा, ये हम आगे रूल्स में डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिलहाल हमारा टॉपिक अभी इट है। चलिए नेक्स्ट, तो यहाँ पर जो इट है वो किसके लिए आ रहा है,
टू सॉल्व क्या है? इन्फिनेटिव। यहाँ पे जो इट है वो किसके लिए आ रहा है? क्राइंग क्या है? जिरन। इट इज़ सेड दैट शी इज़ इल। ठीक है, शी इज़ इल क्या है? क्लॉज है। क्लॉज क्या होता है? जिसमें सब्जेक्ट भी होता है, वर्ब भी होती है, वर्ब भी है, सब्जेक्ट भी है, तो ये क्लॉज है। ठीक है, दैट जो है सेंटेंस के इस पार्ट को उस पार्ट से जोड़ रहा है, तो कंजंक्शन है। तो यहाँ पर ये जो इट है वो किसके लिए आ रहा है? शी इज़ इल के लिए। ठीक है, तो इट इज़ यूज इन प्लेस ऑफ जेरेंट, इन्फिनेटिव एंड क्लोज। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। टू लिव विद एन ऑनेस्ट हस्बैंड इज एडमायरेबल। टू लिव विद एन ऑनेस्ट हस्बैंड क्या है? एक फ्रेज है, क्योंकि इसमें एक प्रॉपर सब्जेक्ट नहीं है। अगर मैं सेंटेंस इट से शुरू करूँ तो यहाँ पे इट जो है इस फ्रेज को इंट्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, तो इट इज़ ऑल्सो यूज टू इंट्रोड्यूस अ क्लॉज और फ्रेज। चलिए आगे चलते हैं। इट जो है पहले मेंशन की गई किसी स्टेटमेंट को रेफर करने के लिए भी यूज़ होता है, जैसे ही इज़ टेलिंग अ लाई एंड ही नोज इट। तो ये जो इट है वो किसके लिए आ रहा है? ही इज़ टेलिंग अ लाई, व्हाट ही नोज दैट ही इज़ टेलिंग अ लाई। ठीक है, तो इट यहाँ पे किसको रेफर कर रहा है? अ स्टेटमेंट मेंशन्ड बिफोर ही इज़ टेलिंग अ लाई। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, इट जो है वो एज टेम्परेरी सब्जेक्ट भी यूज़ होता है ऑफ वर्ब बी। ठीक है, जबकि जो रियल सब्जेक्ट होता है वो आगे होता है सेंटेंस में। ठीक है, जैसे मैं सेंटेंस लिखूं, इट इज़ सर्टेन दैट यू आर रॉन्ग। तो यहाँ पर इट जो है वो कैसे यूज़ हुआ है? एज सब्जेक्ट ऑफ फॉर्म ऑफ वर्ब बी इज़। ठीक है, बट ये टेम्परेरी सब्जेक्ट है क्योंकि मेन सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? यू। क्लियर हुआ? इट इज़ यूज एज टेम्परेरी सब्जेक्ट ऑफ वर्ब बी व्हेन द रियल सब्जेक्ट फॉलोस। चलिए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। इट जो है वो इंडेफिनेट नॉमिनेटिव की तरह यूज़ होता है ऑफ इम्पर्सनल वर्ब। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे मैं लिखूँ इट रेन्स या इट स्नोज। यहाँ पर इट कैसे यूज़ हुआ है? नॉमिनेटिव फॉर्म में यूज़ हुआ है, यानी कि सब्जेक्टिव फॉर्म में यूज़ हुआ है, पर इंडेफिनेट है। क्यों इंडेफिनेट है? क्योंकि नाउन तो है ही नहीं। ठीक है, पर जब हम सेंटेंस को पढ़ते हैं इट रेन्स, वी क्विकली गेट द मीनिंग फ्रॉम द वर्ब रेन दैट द रेन रेन्स। ठीक है, एक्चुअली इस इट रेन्स का मतलब है द रेन रेन्स। ठीक है, तो ऐसे में जब नाउन है ही नहीं और इट जो है वो किस तरह से यूज़ हुआ है? एज इंडेफिनेट नॉमिनेटिव, जहाँ पर हमें वर्ब से ही नाउन का मीनिंग मिल रहा है, तो वहाँ पर हम ऐसे इट को क्या बोलते हैं? इम्पर्सनल प्रोनाउन। और वर्ब को क्या बोलेंगे? इम्पर्सनल वर्ब। क्लियर हुआ कि यहाँ पर ये इंडेफिनेट नॉमिनेटिव की तरह यूज़ हुआ है। नॉमिनेटिव यानी सब्जेक्टिव फॉर्म में है और नाउन क्लियर नहीं है, और नाउन का मीनिंग हमें किससे मिल रहा है? वर्ब से मिल रहा है, इसलिए वर्ब भी क्या कहलाएगी? इम्पर्सनल। और ऐसा यूज़ ऑफ इट क्या कहलाएगा? इम्पर्सनल प्रोनाउन। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। ये तो था यूज़ ऑफ इट, कि इट किस किस तरह से यूज़ होता है। अब मुझे बताओ कि इट का प्लूरल क्या है? इट का प्लूरल है दे। जैसे द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज़ अ डेवलप्ड कंट्री, इट इज़ अ सुपर पावर। कंट्री के लिए अभी हम पढ़ के आए थे कि इट यूज़ होता है, यहाँ मैं सिंगल कंट्री की बात कर रही हूँ, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, दैट्स वाई क्या आ रहा है? इट। अब ये सेंटेंस देखिए, India and Pakistan became independent in 1947. At that time, they were at the same level of development, but now the economic gap between them is growing. यहाँ पे मैं दो कंट्रीज़ की बात कर रही हूँ, इसलिए क्या यूज़ हो रहा है? दे। ठीक है, यहाँ पे क्या आ रहा है? them. क्लियर है? तो इट का प्लूरल क्या है? दे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे डिस्कस करते हैं डिफरेंस
between it and this. इट के बारे में तो अभी हम डिस्कस करके आए हैं कि किस लिए यूज़ होता है, फॉर नॉन लिविंग थिंग्स, कंट्री, इन्फेंट, चाइल्ड, बेबी, लोअर एनिमल्स, ठीक है। और दिस किस लिए यूज़ होता है, टू इंडिकेट और इंट्रोड्यूस अ सिंगुलर नियर बाय पर्सन और थिंग। जैसे दिस इज़ अ पेन, यहाँ पे जैसे हेयर इज़ योर बुक टेक इट अवे, तुम्हारी किताब यहाँ है, इसे ले जाओ, ठीक है। तो बुक नॉन लिविंग थिंग है, इसलिए क्या यूज़ हो रहा है, इट। यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं, दिस इज़ अ पेन, यानी कि हम पेन को इंडिकेट कर रहे हैं, ठीक है। टू इंडिकेट और इंट्रोड्यूस अ सिंगुलर नियर बाय पर्सन और थिंग। जैसे पर्सन हम बोले दिस बॉय इज़ इंटेलिजेंट, तो पर्सन को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं इंडिकेट करके, ठीक है, नियर बाय। अब जैसे मैं बोलूँ कि इट इज़ अ मैग्निफिसेंट मोनूमेंट, हम इट इज़ अ मैग्निफिसेंट मोनूमेंट भी बोल सकते हैं, दिस इज़ अ मैग्निफिसेंट मोनूमेंट भी बोल सकते हैं, क्योंकि दोनों ही केसेस में हम किसी के बारे में बात कर रहे हैं। किसी के बारे में बात करना यानी कि थर्ड पर्सन ऑफ पर्सनल प्रोनाउन, इसीलिए इट यूज़ हो रहा है क्योंकि सिंगुलर है, ठीक है, और थिंग है। पर दिस भी यूज़ कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि दिस भी किसी थर्ड पर्सन या थिंग को ही इंडिकेट करता है। पर फर्क सिर्फ इतना है कि जब हम दिस इज़ अ मैग्निफिसेंट मॉन्यूमेंट बोल रहे हैं तो हम इंडिकेट करके बोल रहे हैं, यानी कि हमारे पास में ही है, ठीक है। पर इट इज़ अ मैग्निफिसेंट मॉन्यूमेंट का मतलब है जस्ट हम बात कर रहे हैं, वो पास में नहीं है, इंडिकेट करके नहीं कर रहे। बहुत शुरू में मैंने डिस्कस किया था कि थर्ड पर्सन ऑफ पर्सनल प्रोनाउन इज इन सम सेंस डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। क्यों, क्योंकि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में भी हम किसी के बारे में बात करते हैं, ठीक है, और थर्ड पर्सन और पर्सनल प्रोनाउन में भी। फर्क सिर्फ इतना है कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में हम इंडिकेट करके बात करते हैं, यानी कि अगर दिस यूज़ कर रहे हैं तो वो जो सिंगुलर थिंग या पर्सन है वो पास में ही है, बट इट के केस में ऐसा नहीं है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट डिफरेंस डिस्कस करते हैं कि दिस को हम नाउन के साथ में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, पर इट जो है वो नाउन के साथ यूज़ नहीं होगा। जैसे हम बोल सकते हैं कि दिस बुक इज़ माइन, तो कैसे यूज़ हो रहा है, नाउन के साथ में, ठीक है। दिस कैन बी यूज विथ नाउन, क्यों, क्योंकि वो नाउन को इंडिकेट करता है, ठीक है। पर अगर हम यूज़ करें ऐसे, ये नहीं कर सकते ना, इट बुक इज़ माइन, ये गलत है। कैसे लिखेंगे, इट इज़ माई बुक। तो नेक्स्ट डिफरेंस समझ में आया इट और दिस में, कि दिस जो है वो नाउन के साथ में यूज़ हो सकता है पर इट नहीं हो सकता। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है द सेम को एज प्रोनाउन यूज़ करने की मिस्टेक नहीं करनी, क्योंकि द सेम जो है वो एडजेक्टिव है तो नाउन के साथ आएगा, ठीक है। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे सेंटेंस है, ही लेंट मी सम मनी ऑन द कंडीशन दैट आई शुड रिटर्न द सेम बिफोर अक्टूबर। तो यहाँ पे हमने द सेम को कैसे यूज़ किया है, एज प्रोनाउन। किसको रिप्लेस कर रहा है, मनी को, ठीक है। He lent me some money on the condition that I should return the same before October. तो यहाँ पे द सेम मनी को रिप्लेस कर रहा है, जो चीज़ नाउन को रिप्लेस करे वो प्रोनाउन, यानी कि मैं द सेम को यहाँ पे कैसे यूज़ कर रही हूँ एज प्रोनाउन, जबकि द सेम जो है वो प्रोनाउन है ही नहीं, वो क्या है, वो एडजेक्टिव है, इसलिए कैसे यूज़ होगा, नाउन के साथ आएगा। तो यहाँ द सेम नहीं आना, क्या आना है, इट। मनी क्या है, नॉन लिविंग थिंग, तो उसको कौन सा प्रोनाउन रिप्लेस करेगा, इट, ठीक है। समझ में आए? अब जैसे मैं सेंटेंस लिखूं, योर्स आर द सेम प्रॉब्लम्स एज माइन, यहाँ पे भी द सेम आ रहा है, पर किसे क्वालिफाई कर रहा है, प्रॉब्लम्स नाउन को, तो कैसे काम कर रहा है, एज एडजेक्टिव। तो यहाँ पे यूज़ ठीक है। क्लियर हुआ?
और योर्स और माइन आ रहा है क्योंकि इनके साथ में नाउन नहीं है, इसीलिए दोनों साइड पे क्या यूज़ हो रहा है, पॉजेसिव प्रोनाउन। ठीक है, तो द सेम के बारे में क्लियर हुआ कि द सेम को एज प्रोनाउन यूज़ करने की मिस्टेक नहीं करनी, क्योंकि द सेम जो है वो एडजेक्टिव है, किसी नाउन को क्वालिफाई करेगा। और द सेम के साथ एज भी आता है, दैट भी आता है। इस सेंटेंस में एज आ रहा है, किस सेंटेंस में एज आता है, किस सेंटेंस में दैट आता है, इस पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे रिलेटिव प्रोनाउन डिस्कस करते वक्त। आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको पर्सनल प्रोनाउन, पॉजेसिव प्रोनाउन एंड पॉजेसिव एडजेक्टिव के रिगार्डिंग क्लैरिटी आई होगी और जेरेंड एंड पार्टिसिपल का डिफरेंस अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में जहां डिस्कस करेंगे पर्सनल प्रोनाउन एंड पॉजेसिव प्रोनाउन से ही रिलेटेड रूल्स। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। और जाने से पहले, जब कभी हौसला टूटने लगे तो बस इतना याद रखना, बिना मेहनत के तक तो ताज नहीं मिलते, ढूंढ लेते हैं जुगनू अंधेरों में भी मंजिल, क्योंकि वो कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। बाय।